नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार निबंध पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में, जिसे लिखा है महान नोबेल पुरस्कार विजेता एस चंद्रशेखर ने। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस और पोएट्री यानी विज्ञान और कला में जो क्रिएटिविटी होती है उसके तौर तरीके इतने अलग अलग क्यों होते हैं। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं इस निबंध के लेखक से। ये हैं एस चंद्रशेखर, एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विजेता। अब सोचिए, यही बात इस निबंध को कितना खास बना देती है। एक टॉप साइंटिस्ट कला और विज्ञान के इस गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा है। उनका नजरिया, उनकी पर्सपेक्टिव इस पूरे एनालिसिस को बहुत ही यूनिक और जरूरी बना देती है। तो इस पूरे निबंध का दिल क्या है? वो कौन सा बड़ा सवाल है जो चंद्रशेखर हमसे पूछ रहे हैं? सवाल ये है कि आखिर कलाकारों और वैज्ञानिकों की क्रिएटिविटी में, उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में ये फर्क होता क्यों है? और इस गहरे सवाल का जवाब देने के लिए चंद्रशेखर हमें कुछ असॉर्टमेंट ऑफ रिमार्क्स यानी अलग अलग तरह की टिप्पणियां और विचार देते हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने टकराव से, एक कॉन्फ्लिक्ट जो कवियों और वैज्ञानिकों के बीच यानी पोएट्स और साइंटिस्ट के बीच एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। ये एक वैचारिक लड़ाई रही है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये मशहूर कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। वो कहते हैं कि हमारी मेडलिंग इंटेलेक्ट, मतलब हमारी ये जो हर चीज़ में दखल देने वाली बुद्धि है, ये चीज़ों की खूबसूरती को बिगाड़ कर रख देती है। और फिर वो ये दिल को छू लेने वाली लाइन कहते हैं, वी मर्डर टू डाइसेक्ट। मतलब जब साइंस किसी चीज़ को समझने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए उसे चीरता फाड़ता है, तो असल में वो उसकी खूबसूरती का कत्ल कर देता है। सब कुछ बस ठंडे बेजान फैक्ट्स में बदल जाता है। और वर्ड्सवर्थ अकेले नहीं थे ऐसा सोचने वाले। कुछ ऐसी ही भावनाएं कवि जॉन कीट्स की भी थीं। वो कहते हैं कि कोल्ड फिलॉसफी के छूने भर से ही सारा जादू, सारा आकर्षण हवा हो जाता है। और यहाँ कोल्ड फिलॉसफी से उनका मतलब साइंस से ही है। उनका मानना था कि साइंस दुनिया के रहस्य को, उसके मैजिक को छीन लेता है। सोचिए, इंद्रधनुष को सिर्फ लाइट का डिस्पर्जन बता देना, ये तो ऐसा है जैसे साइंस किसी देवदूत के पंख ही काट। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता है ना? और यहाँ पर एंट्री होती है पर्सी बिश शेली की, एक ऐसे कवि जिनकी सोच इन सब से बिल्कुल 180 डिग्री अलग थी। चंद्रशेखर तो उन्हें द साइंटिस्ट पोएट यानी वैज्ञानिक का कवि तक कहते हैं। ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ वर्ड्सवर्थ और कीट्स जैसे कवि हैं, जिनके लिए साइंस खूबसूरती का दुश्मन था, और दूसरी तरफ हैं शेली, जिनके लिए साइंस तो खुशी, सुकून और ज्ञान का एक जरिया था। और इस बात की गवाही देते हैं दार्शनिक ए.एन. व्हाइटहेड। वो कहते हैं कि साइंस को लेकर शेली का जो नज़रिया था, वो वर्ड्सवर्थ से बिल्कुल ऑपोजिट पोल यानी एकदम उल्टा था। शेली को साइंस से प्यार था और वो साइंटिफिक आइडियाज से मिलने वाली इंस्पिरेशन को अपनी कविताओं में ढालने से कभी थकते नहीं थे। तो चलिए अब खुद देखते हैं कि शेली ने ऐसा क्या कमाल किया। उनकी कविता है द क्लाउड, जहां बादल खुद अपनी कहानी सुना रहा है। वो कहता है, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, यानी मैं धरती और पानी की बेटी हूं। ये सीधे सीधे इवेपोरेशन की प्रोसेस है। फिर कहता है, आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ओशन और आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। मतलब मैं अपना रूप बदलता हूं पर मैं मर नहीं सकता। सोचिए, वाटर साइकिल का इससे खूबसूरत पोएटिक वर्णन क्या हो सकता है। कविता यही नहीं रुकती, आगे देखिए। बादल कहता है कि जब बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, द पवेलियन ऑफ हेवन इज बेयर, यानी स्वर्ग का मंडप एकदम खाली है। तब हवा और सूरज की किरणें मिलकर ब्लू डोम ऑफ एयर यानी आसमान का ये नीला गुंबद बनाती हैं। ये एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स यानी लाइट के बिखरने से आसमान के नीले दिखने की जो साइंटिफिक प्रोसेस है, उसका कितना सटीक और पोएटिक डिस्क्रिप्शन है। और अब आता है कविता का सबसे जबरदस्त हिस्सा। बादल कहता है, आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन सिनोटाफ। मैं चुपचाप अपने ही स्मारक पर हंसता हूं। सिनोटाफ एक खाली मकबरा होता है, तो जब बारिश के बाद बादल गायब हो जाता है तो लगता है जैसे वो मर गया है। लेकिन फिर लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम्ब, लाइक अ गोस्ट फ्रॉम द टूम्ब, एक बच्चे की तरह गर्भ से, एक भूत की तरह कब्र से मैं फिर से उठता हूं और खुद को दोबारा बनाता हूं। ये कंडेंसेशन और वाटर साइकिल के पूरे होने की प्रक्रिया है। सच में साइंस कितना पोएटिक हो सकता है। और सिर्फ द क्लाउड ही नहीं, शेली की एक और रचना प्रोमीथियस अनबाउंड से ये लाइंस देखिए। ये विज्ञान के जरिए इंसानियत की ताकत का जश्न है। द लाइटनिंग इज हिज स्लेव, बिजली उसकी गुलाम है। ये हमारी बिजली को समझने और कंट्रोल करने की ताकत को दिखाता है। और अगली लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। आसमान से पूछा जाता है, क्या तुम्हारे कोई राज हैं? और वो जवाब देता है, इंसान ने मेरे सारे पर्दे हटा दिए हैं, अब मेरे कोई राज नहीं है। तो शेली की बात तो बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है?
अब चंद्रशेखर हमें इस बहस के एक ज़्यादा पर्सनल साइड पे लेकर जाते हैं। वो एक सवाल उठाते हैं कि क्या पूरी तरह से साइंटिफिक सोच पर फोकस करने की कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है। और इसका जवाब हमें मिलता है खुद चार्ल्स डार्विन के इन शब्दों में, और ये पढ़ना वाकई में बहुत दुखद है। वो एक तरह से कबूल करते हैं कि उनका दिमाग बस फैक्ट्स के ढेर से जनरल लॉज निकालने वाली एक मशीन बनकर रह गया था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसा करने से उनके दिमाग का वो हिस्सा कमज़ोर क्यों पड़ गया जो पोइट्री और आर्ट जैसी चीज़ों को एंजॉय करता है। उनका साइंटिफिक काम इतना ज़्यादा था कि उसने कला को महसूस करने की उनकी काबिलियत ही ख़त्म कर दी थी। और डार्विन की ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, और यहीं पर चंद्रशेखर हमें वापस शेली के पास ले आते हैं, लेकिन इस बार उनकी कविता के पास नहीं बल्कि उनके एक निबंध के पास, जिसका नाम है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। और ये इस पूरी बहस का क्लाइमैक्स है। तो पोइट्री आखिर है क्या? शैली के मुताबिक कविता सबसे सुखी और सबसे बेहतरीन दिमागों के सबसे अच्छे और सबसे खुशी के पलों का एक रिकॉर्ड है। यानी पोइट्री वो अल्टीमेट मीडियम है जो इंसान के सबसे खूबसूरत अनुभवों को, उसकी खुशी को हमेशा के लिए सहेज कर रखती है। लेकिन शली यही नहीं रुकते, वो एक और भी बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि कविता डिवाइन है, वो ज्ञान का सेंटर एंड सर्कमफरेंस यानी केंद्र और परिधि दोनों हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोइट्री अपने अंदर सारे साइंस को समेटे हुए है और हर साइंस को आखिरकार पोइट्री के ही नजरिए से देखना और समझना चाहिए। कह सकते हैं कि साइंस व्हाट बताता है, लेकिन पोइट्री बताती है व्हाई और सो व्हाट। वो फैक्ट्स को मतलब देती है। और फिर आती है शैली की वो सबसे फेमस और पावरफुल लाइन, कवि दुनिया के अनजाने कानून निर्माता है। इसका मतलब ये है कि पोएट्स समाज की मोरालिटी को, उसकी इमेजिनेशन को, उसके भविष्य को इस तरह से शेप करते हैं जैसा कोई कानून या कोई सरकार नहीं कर सकती। वो हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को जड़ से बदल देते हैं। और इन सब दलीलों के बाद चंद्रशेखर हमें एक बहुत बड़े, बहुत गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि शैली को पढ़ने के बाद ये सवाल बार बार मन में आता है कि शैली के अ डिफेंस ऑफ पोएट्री जैसा एक डिफेंस ऑफ साइंस किसी उतने ही काबिल वैज्ञानिक ने आज तक क्यों नहीं लिखा। साइंस ने कभी अपनी खूबसूरती का, अपने वजूद का इतना पैशनेट डिफेंस क्यों नहीं किया। जरा सोचिएगा इस बारे में। तो ये था साइंस और पोएट्री पर एस चंद्रशेखर का नजरिया। इस एनालिसिस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इस अनोखे रिश्ते पर एक नई पर्सपेक्टिव मिली होगी। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो ऐसे ही और भी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।